Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing orders of Civil Procedure Code 1908 and in today's video we are going to discuss Order 24. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Order 24 of Civil Procedure Code deals with the topic of payment into the court. अब ये जो ऑर्डर इनकॉर्पोरेट किया गया है सीपीसी के अंदर, इसका बेसिक पर्पस यही है कि डिफेंडेंट को एक मौका दिया जाए कि अगर वो ये चीज़ एडमिट कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई अमाउंट ड्यू है प्लेंटिफ की, तो वो कोर्ट में वो अमाउंट डिपॉजिट कर दे ताकि अननेसेसरी जो भी लिटिगेशंस हैं और इंटरेस्ट हैं उनको अवॉइड किया जा सके। इसमें भी हमारे पास 4 रूल्स हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रूल 1 जो कि बात करता है डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। अब यहां पर डिपॉजिट की बात की गई है। द डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर अ डेट और डैमेजेस में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट डिपॉजिट इन द कोर्ट सच सम ऑफ मनी एज ही कंसिडर्स अ सेटिस्फेक्शन इन द फुल ऑफ क्लेम। अब पहली बात की गई है कि अगर प्लेंटिफ ने कोई रिकवरी का सूट फाइल किया है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, दावा दिलापा ने दायर किया है कि डिफेंडेंट ने मुझे मेरी कोई रकम अदा करनी है, सो अगर कोई ऐसा सूट फाइल किया गया है जो डेट्स या डैमेजेस हर्जाने को रिकवर करने के लिए फाइल किया गया है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग डिफेंडेंट किसी भी स्टेज पर सूट की किसी भी स्टेज पर कोर्ट में वो अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है जो कि उसको लगता है कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के अंदर प्रेयर में जो रकम डिमांड की है वो मेरे ऊपर ड्यू है, तो वो फिर वो रकम कोर्ट में डिपॉजिट कर सकता है। ये था हमारा रूल 1 जिसने सिंपली बात की कि रकम डिपॉजिट हो सकती है डिफेंडेंट की जानिब से। उसके बाद आ जाते हैं रूल 2 के ऊपर। रूल 2 बात करता है नोटिस ऑफ डिपॉजिट की। अब यहां पर नोटिस को डिस्कस किया गया है। किसको नोटिस दिया जाएगा? नोटिस ऑफ डिपॉजिट शैल बी गिवन थ्रू द कोर्ट बाय डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी पेड टू द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन। रूल 2 में कहा गया है कि जब डिफेंडेंट कोर्ट में वो अमाउंट डिपॉजिट कर देता है तो फिर वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा कि इसका नोटिस प्लेंटिफ को किया जाए। फिर कोर्ट के जरिए प्लेंटिफ को नोटिस किया जाता है कि आपने दावे में जो रकम डिमांड की है डिफेंडेंट ने वो अमाउंट कोर्ट में सबमिट कर दी है, तो फिर प्लेंटिफ की इस एप्लीकेशन के ऊपर प्लेंटिफ कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकता है और अपने वो पैसे रिसीव कर सकता है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट डिफेंडेंट उसको पे नहीं करता, डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर अमाउंट पे करता है और फिर कोर्ट के थ्रू ये प्लेंटिफ अपनी उस अमाउंट को रिसीव कर सकता है। कोर्ट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मीडिएटर हियर। उसके बाद आ जाते हैं रूल 3 के ऊपर। रूल 3 बात करता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू द प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात की गई है। नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू प्लेंटिफ ऑन एनी सम डिपॉजिटेड बाय डिफेंडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस whether the sum deposited is in full of the claim or falls short thereof। अब इस रूल में कहा गया है कि जिस डेट को प्लेंटिफ को नोटिस कर दिया जाता है कि आप अपनी अमाउंट कोर्ट में आकर रिसीव कर लें, तो फिर वहां पर प्लेंटिफ को इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेंटिफ ने कोई सूट फाइल किया है और उसके साथ उसने प्रेयर बी में ये डिमांड किया है कि इस अमाउंट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आज तक बना है वो भी मुझे दिलवाया जाए, सो यहाँ पर अगर डिफेंडेंट वो अपने क्लेम की हद तक अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करवा देता है तो फिर उसको इंटरेस्ट नहीं दिलवाया जाएगा। हाँ, अगर कोर्ट ये समझती है कि इस प्लेंटिफ को इंटरेस्ट देना जरूरी है तो उस इंटरेस्ट की हद तक फिर लिटिगेशन कंटिन्यू रहेगी और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसको वो इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 4 के ऊपर। रूल 4 बात करता है प्रोसीजर वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट। सब रूल 1 वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट सच अमाउंट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट ओनली ऑफ हिज क्लेम
he may prosecute his suit for the balance, and if the court decides that the deposit by defendant was of satisfaction of full plaintiff's claim, the plaintiff shall pay the cost to the suit incurred after the deposit. अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर डिफेंडेंट ने कोर्ट में पैसे जो है वो डिपॉजिट कर दिए और प्लेंटिफ ये कहता है कि मैंने जितना क्लेम किया था अमाउंट, ये उतनी अमाउंट नहीं है, बल्कि इसने पार्ट पेमेंट की है, पार्ट पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट ने जो अमाउंट सबमिट की है, जो अमाउंट डिपॉजिट की है, वो प्लेंटिफ के पूरे क्लेम को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ की बाद में जो भी लिटिगेशन कंटिन्यू रही उस पार्ट पेमेंट के लिए, उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आएगी वो प्लेंटिफ से रिकवर की जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं सब रूल 2 पर, प्रोसीजर वेयर ही एक्सेप्ट इट एज अ सेटिस्फैक्शन इन फुल, वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट सच अमाउंट एज सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ हिज क्लेम, ही शैल प्रेजेंट टू द कोर्ट अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट एंड द स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड एंड द कोर्ट शैल प्रोनाउंस द जजमेंट अकॉर्डिंगली। इसमें कहा गया है कि अगर प्लेंटिफ ने जितनी अमाउंट डिमांड की थी वो सारी की सारी डिपॉजिट हो गई डिफेंडेंट की तरफ से, और प्लेंटिफ इस चीज को मान रहा है कि जितनी भी मेरी अमाउंट थी वो डिफेंडेंट ने डिपॉजिट कर दी है, तो प्लेंटिफ इस बिहाफ पे कोर्ट में अपनी एक रिटन स्टेटमेंट देगा, एक तहरीरी बयान देगा, जिसमें वो कहेगा कि जितनी मैंने डिमांड की थी इसने मुझे पे कर दी है, अब मेरा कोई क्लेम बाकी नहीं रहा। कोर्ट इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लाएगी और फिर उसी स्टेटमेंट की बेस पे जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। अब यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस को डिस्कस किया गया है, हम वन बाय वन देखते हैं। अब पहली एग्जाम्पल में डिस्कस किया गया है कि ए ने बी के 100 रुपए देने थे, बी ने ए से डिमांड नहीं किए और डायरेक्ट सूट फाइल कर दिया। जब ये कोर्ट में आए तो ये ए पैसे देने के लिए रेडी था, लेकिन इस प्लेंटिफ ने बिना डिमांड किए सूट फाइल कर दिया। जैसे ही सूट फाइल हुआ डिफेंडेंट ने पैसे कोर्ट में सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर प्लेंटिफ को वो पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन कॉस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि सूट जो था वो अननेसेसरी था। सेकेंड एग्जाम्पल में इसी सर्कमस्टांसेस को डिस्कस किया गया है कि जब बी ने एज अ प्लेंटिफ कोर्ट में सूट फाइल किया तो ए बीइंग डिफेंडेंट उसने पहले इस क्लेम को डिनाई किया और बाद में पैसे कोर्ट में डिपॉजिट कर दिए। अब यहाँ पर बी को पैसे भी मिलेंगे और साथ ही साथ कॉस्ट भी मिलेगी, क्योंकि सूट जरूरी था, डिफेंडेंट ने पहले क्लेम को डिनाई किया और बाद में डिपॉजिट कर दिए। फिर इसी के साथ अगर थर्ड एग्जाम्पल को देखें तो वहां पर था कि एक्चुअल ड्यू अमाउंट जो थी वो 100 रुपीज थी, प्लेंटिफ ने क्लेम किए 150 रुपीज, डिफेंडेंट ने वो 100 रुपीज जो थे वो कोर्ट में डिपॉजिट कर दिए। अब यहाँ पर फुल पार्ट ऑफ द क्लेम जो है वो सेटिस्फाई हो गया। सो यहाँ पर प्लेंटिफ ने जो अननेसेसरी डिमांड की थी उसकी हद तक उसको डिफेंडेंट को कॉस्ट पे करनी होगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने ऑर्डर 24 ऑफ सीपीसी को डिस्कस किया कि पेमेंट अगर डिफेंडेंट कोर्ट में डिपॉजिट कर देता है तो सूट देन एंड देयर डिक्री हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।